हेलो माय डियर सीएमए स्टूडेंट्स। आप लोग के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर का मैं आज सोल्यूशन डिस्कस करने वाला हूं, जो कि जून 24 एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। एंड डेफिनेटली जो उसके बाद एग्जाम दे रहे हैं दिसंबर या नेक्स्ट टर्म में, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे आप सबको पता है कि इंस्टीट्यूट ने जून 24 का मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है इंटर एंड फाइनल का। अभी तक सजेस्टेड आंसर आया नहीं है, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं। मैं सजेस्टेड आंसर का वेट नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, तो एक बार आप इसका सजेस्टेड आंसर अगर हमें शेयर कर देते तो हमारे लिए इजी होता है इवैल्यूएट करना। पता नहीं इंस्टीट्यूट कब सजेस्टेड आंसर निकालेगा, लेट्स नॉट वेट फॉर दैट। बट मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर निकालेगा, एक बार आप आंसर्स को वहां से भी गो थ्रू कर लेना, तो आपके लिए इजी रहेगा। हाउएवर आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कीप द आंसर एज एक्यूरेट एज पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने कुछ अजम्पशन हो सकता है वो लोग ले, तो हो सकता है आंसर कुछ वेरी करे, बट मोटा मोटी सब कुछ सेम होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज अपने पहला जो आज अपना वीडियो होने वाला है वो है मॉडल क्वेश्चन पेपर का सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए जून 24 एग्जामिनेशन, जो कि आपका पेपर नंबर 7 है। डीटी एंड आईडीटी दोनों का अपने डिस्कस करेंगे। जैसा आप सबको पता है, सेक्शन है कंपलसरी आएगा, 13 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा, 15 मार्क्स 15 क्वेश्चंस रहेगा, 2 मार्क्स ईच। अपने पहले एमसीक्यू में आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको 15 एमसीक्यू दिया है। पहला ऑप्शन, एन इंडिविजुअल हैज लॉसेस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 2,50,000 फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 एंड इनकम अंडर द हेड सैलरी इज 14 लाख। हाउस प्रॉपर्टी की लॉस कितनी है? हाउस प्रॉपर्टी की लॉस है 2,50,000 एंड सैलरी इनकम है 14 लाख। व्हाट इज हिज टोटल इनकम? आपको बताना है टोटल इनकम क्या है इफ ही इज पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 115 बीएससी 1A। मतलब क्या हुआ? न्यू रेजिम, यानी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। अगर मैं बोलूं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के हिसाब से अगर ये टैक्स पे करेगा, तो यहां पे आपको पता है, यहां पे उसको हाउस प्रॉपर्टी लॉस का जो सेट ऑफ अलाउ होता है विद अदर हेड्स, वो अलाउड नहीं होगा, तो ये नहीं कर पाएगा। हेंस दिस लॉसेस विल बी कैरी फॉरवर्ड। हेंस ये जो लॉस होगा ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बाकी ये जो 14 लैक्स का आपका ये इनकम आ रहा है, ये आपका एज इट इज टैक्सेबल हो जाएगा। मान के चल रहे हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ऑलरेडी इसमें कंसिडर कर लिया गया है और ये कंप्यूटेड फिगर है, तो आपका करेक्ट आंसर है 14 लैक्स। SSC has incurred preliminary expenses of 20,000 in the month of April. He started business in the month of May. मई के पहले इसने जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इंकर किया, तो 35D में हमने पढ़ा था 1/5 करके इसको डिडक्शन मिलेगा ऑन द नेक्स्ट 5 सक्सीडिंग असेसमेंट ईयर्स। तो करंट ईयर में इसको 1/5 का जो डिडक्शन मिलेगा, दैट इज 20,000 का 1/5, दैट इज 4,000। 4,000 का इसको 5 सक्सेसमेंट ईयर्स में डिडक्शन मिल जाएगा। राम एज 64 हैज अर्न इंटरेस्ट ऑन एफडी। एफडी का इंटरेस्ट है कितना? 55,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल टू हिम अंडर चैप्टर 6 ए इफ ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन अवेलेबल? देखो ये सेक्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 115 बीएससी सबसेक्शन 6। अगर आपको याद होगा फाइनेंस एक्ट 23 के हिसाब से जो अपने को पता चला है अमेंडमेंट जो है, कि यू विल बी कंसिडर्ड कि आपको न्यू रेजाइम में ही जाना है, वही आपके लिए डिफॉल्ट ऑप्शन है, अनलेस एंड अनटिल यू कंटिन्यू यू वांट टू ऑप्ट आउट ऑफ द स्कीम। अगर मान लीजिए आपको स्कीम से ऑप्ट आउट करना है, अगर आपको स्कीम से निकलना है, तो फिर आप क्या कर सकते हो? 115 BAC सबसेक्शन 6 के हिसाब से आप निकल सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, एक बार आप निकल गए तो फिर आप 115 BAC 1A में नहीं जा सकते, अनलेस एंड अनटिल आपकी अगर कोई बिजनेस इनकम है, तो फिर आप वहां पे, और बिजनेस इनकम नहीं है तो आप ऑप्ट इन कर सकते हो, नहीं है तो अगर आप बिजनेस इनकम है और आपने ऑप्ट आउट कर लिया, तो फिर आप वापस से नहीं जा सकते। ठीक है, तो सर 115 BAC सबसेक्शन 6 मतलब इसने ऑप्शनल टैक्स रेजिम ये ऑप्ट किया है, यानी ये शिफ्ट आउट कर लिया है, ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। तो फिर अगर इसके इंटरेस्ट ऑन एफडी की डिडक्शन मिलती है, ये सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन को अप टू 50,000 जो है 80 TTB में डिडक्शन मिल जाएगा। Miss Monica, a foreign national, comes India every year for 100 days since 2007-8. What would be a residential status for the previous year 23-24? बहुत सिंपल है, फॉरेन नेशनल है, इंडिया एवरी ईयर आ रहा है 100 डेज के लिए सिंस 2007-8। व्हाट वुड बी अ रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-24? तो सर 100 डेज करंट ईयर में 100 इंटू 4, सॉरी करंट ईयर में 60 डेज और मोर स्टे किया है, 100 डेज है, और लास्ट 4 साल में 365 और मोर है, तो सर ये 4
ये जो 365 और मोर है, यहाँ पे इसने लास्ट 4 इयर्स स्टे किया है। तो लास्ट 4 इयर्स जब ये 365 डेज से ज्यादा स्टे कर लिया है तो डेफिनेटली ये रेसिडेंट माना जाएगा। अब लास्ट 10 इयर्स रेसिडेंट में 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए और 7 इयर्स, या लिखा है कि सिंस 2007-8 शी इज कमिंग टू इंडिया एवरी ईयर 100 डेज। तो सर 100 × 7 भी अगर अपने करके चलते तो लास्ट 7 इयर्स में ही 730 डेज नहीं आए हैं। डेफिनेटली ये बन जाएगा रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Next, Mr. Amit has retired from his job on 31st March 2023. From 1st April 2023, he was entitled to a pension of this. What would be his income under salary for the assessment is this if he has not exercised the option available under section 115 BAC 6। मतलब सर ये बोलना चाह रहा है कि ये इस ऑप्शन में नहीं गया, मतलब ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में ही रहेगा, ये ऑप्ट आउट नहीं किया है। तो गाइज आपको याद होना चाहिए कि ये भी एक अमेंडमेंट है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरीड क्लास टैक्स पेयर को 50,000 का मिलता है, ये अमेंडमेंट आ चुकी है कि अगर आप कंटिन्यू करते हो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में तो भी आपको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो है ये मेरे लिए कोई काम का लाइन नहीं था व्हेन इट कम्स टू स्टैंडर्ड डिडक्शन। यहाँ पे क्या करना था अपने को 12,500 को मल्टीप्लाई करना था 12 से, ठीक है। He was entitled to pension of 12,500 into 12, तो this comes to 1,50,000। आपको जो पेंशन मिल रहा था आपको ड्यूरिंग जॉब मिला, फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा इसके अगेंस्ट में, दैट इज 50,000। तो सर आपका जो फाइनल आंसर होगा दैट इज 1 लाख रुपीस, ठीक है। 1,50,000 माइनस 50,000, 1 लाख रुपीस आपका फाइनल आंसर होगा। Pallavi engaged in manufacturing rubber and earns a profit of 12 lakh. What is her agricultural income? Agricultural income रबड़ में अपने क्या पढ़े थे 35-65, तो एग्रीकल्चरल इनकम 65% होगा, बिजनेस इनकम 35% होगा, तो 65% आपका एग्रीकल्चरल इनकम हो गया। एज पर देखो 6 ऑब्जेक्टिव्स, 15 में से 6 ऑब्जेक्टिव्स आपका आया है डायरेक्ट टैक्स में से। 7th ऑब्जेक्टिव देखते हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट, टैक्सेबल पर्सन मींस कौन? Who is registered, a person who is liable to be registered, both, दोनों ही टैक्सेबल पर्सन के डेफिनेशन में फॉल करेंगे, रजिस्टर्ड हो या लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो। Which of the following services are exempted from GST? Services by an artist by way of performance in a folk or classical form, such where consideration charged for such performance is not more than 2 lakh। अपने पढ़े थे 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये तो टैक्सेबल होगा सर। कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन अटल पेंशन योजना, ये एग्जाम सर्विस हमने पढ़ा था। 2 यहाँ बाई नहीं है, एनीवेज बाई आरबीआई, तो एनीवेज क्या था वो विड्रॉ हो चुका है, फुल्ली टैक्सेबल है। सर्विसेज टू आरबीआई भी फुल्ली टैक्सेबल है, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। लेवी ऑफ आईडीटी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, आईडीटी के वजह से प्राइस बढ़ेगा, प्राइस की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय अ म्यूजिक कंपोजर टू द म्यूजिक कंपनी, ध्यान रखना अगर म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंपनी को अगर सर्विस देगा तो अपने आरसीएम पढ़े थे, ये रिवर्स चार्ज में कवर हो जाएगा सर। रजिस्टर्ड पर्सन पेड, ये थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन मुझे कंफ्यूजिंग लगा, हो सकता है इंस्टीट्यूट का आंसर कुछ अलग हो। रजिस्टर्ड पर्सन पेड मतलब वो सप्लाई ले रहा है 11,800 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 18%, मतलब क्या होगा 10,000 की सप्लाई की वैल्यू होगी, उस पे 1800 का जीएसटी होगा, तो टोटल कितना हो गया 11,800 रजिस्टर्ड पर्सन से चार्ज किया गया, ठीक है। उसने पे किया, क्या था वो? मोटर कार इंश्योरेंस चार्जेस। ध्यान से सुनना, मोटर कार इंश्योरेंस चार्जेस का क्लेम रेसिपिएंट को नहीं मिलेगा, रेसिपिएंट को तो नहीं मिलेगा, रेसिपिएंट कैन नॉट क्लेम आईटीसी, ये या लिखा हुआ नहीं है। लेकिन मुझे बताओ जो ये सप्लाई कर रहा है, जो ये सप्लाई कर रहा है, यानी जो मोटर कार इंश्योरेंस सर्विसेज दे रहा है, जो मोटर कार इंश्योरेंस सर्विसेज दे रहा है, जो सप्लायर है जो अल्टीमेटली जीएसटी चार्ज करेगा, सर वो जो सप्लायर है उसके लिए तो कोई बंदिश नहीं है। बंदिश किसके लिए? रेसिपिएंट के लिए। रेस्ट्रिक्शन इज नॉट ऑन द सप्लायर। तो मेरे हिसाब से सप्लायर जो है वो आईटीसी क्लेम कर सकता है अपने आउटवर्ड सप्लाईज के अगेंस्ट में, वो जो भी इनपुट रिसीव करेगा। बट दिस क्वेश्चन मेरे हिसाब से थोड़ा सा इनको और जो है अप्रोप्रिएटली पूछना चाहिए था, जिसमें और जो है पता चले कि ये जो क्रेडिट वाली बात है ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं। बट ठीक है, लेट्स वेट फॉर द इंस्टीट्यूट्स आंसर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे भी एक मिस्टेक था, एक जीरो मेरे हिसाब से कम है, तो मैंने अपने हिसाब से जीरो ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 1 करोड़ है और यहाँ पे 11 लाख है, दोनों पॉसिबल नहीं हो सकता। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ श्री कृष्णन अ ट्रेडर फ्रॉम तमिलनाडु इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23, मतलब लास्ट ईयर का टर्नओवर बता रहे हैं 90 लाख है।
Here he hence he opted to pay GST under section 10 यानी कॉम्पोजिशन स्कीम में फाइनेंशियल ईयर 23-24 में वो पे करने वाला है। करंट ईयर में टैक्सेबल टर्नओवर इज 11 लाख बोला है। क्या बोला है? 11 लाख। तो मैंने 11 लाख की जगह यहाँ कर दिया 1 करोड़ 10 लाख। क्या कर दिया मैंने? 1 करोड़ 10 लाख इसका टर्नओवर है, जिसमें से कंप्राइजिंग सप्लाई ऑफ गुड्स 1 करोड़ एंड बैलेंस जो है दैट इज सर्विसेज। तो सर्विसेज कितना हो गया? 10 लाख की सर्विसेज हो गई और 1 करोड़ की उसकी गुड्स सप्लाई हो गई। ठीक है। व्हाट वुड बी हिज ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी फॉर द करेंट ईयर? बहुत अच्छा सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कॉम्पोजिशन स्कीम में। लास्ट ईयर इसकी एग्रीगेट टर्नओवर 90 लाख है, तो ये करंट ईयर में एलिजिबल है क्या? होना तो चाहिए, बट सर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि करंट ईयर में ये 1 करोड़ गुड्स का सप्लाई कर रहा है। करंट ईयर में क्या कर रहा है? 1 करोड़ गुड्स का सप्लाई कर रहा है। 10 लाख का ये अदर सर्विस भी दे रहा है। तो हमने पढ़ा था गुड्स के साथ साथ ये अदर सर्विस दे सकता है अप टू 10% ऑफ द लास्ट ईयर टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो 10% ऑफ लास्ट ईयर कितना हो जाता है मेरा? 90 लाख का 10% हो जाता है 9 लाख। बट ये सर्विस कितना दे रहा है? बैलेंस सर्विस दे रहा है 10 लाख का। तो सर ज्यादा सर्विस दे रही है, तो मेरे हिसाब से तो इसकी कॉम्पोजिशन स्कीम में करंट ईयर में एलिजिबिलिटी ही नहीं है। ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है। बट यहाँ पे बोला नहीं है कब से क्या टर्नओवर है, तो हम मान के चलेंगे। देखो मे बी ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन हो सकता है, आप देख लेना। मैं एक बार अपने हिसाब से सोल्यूशन करवा रहा हूँ। आपको अगर सजेस्टेड आंसर में कुछ और दिखे तो आप वही फॉलो करना जो इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर में है। ठीक है। 1 करोड़ में हम लोग क्या करेंगे? गुड्स है और ये ट्रेडर है, तो 1% 1 करोड़ के ऊपर जीएसटी लगेगा, प्लस प्लस जो सर्विस है। ठीक है। सर्विस जो है पूरे उस पे हम 1% सर्विस पे जीएसटी रेट लगा देंगे। तो 1 करोड़ 10 लैक्स, तो इस पे अपना आ रहा है 1,10,000। ठीक है। इस पे अपना क्या आ रहा है? 1,10,000। ऑप्शन नंबर ए इज आवर आंसर। 1 करोड़ 10 लाख पे हम 1% टैक्स लगा देंगे, जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलते हैं? 1,10,000। ठीक है ना। Next, input tax credit shall not be availed by a registered person in respect of invoices unless the details have been communicated to the registered person. Obviously, GSTR 2B. GSTR 2B is the form जहां पे उसको communicate किया जाता है रेसिपिएंट को। फॉर डिटरमाइनिंग द असेसेबल वैल्यू फॉर कस्टम ड्यूटी इंश्योरेंस चार्जेस वेयर द सेम इज नॉट एसेटेनेबल। अगर आप इंश्योरेंस चार्जेस नहीं निकाल पा रहे हो तो आपको 1.125% ऑफ एफओबी वैल्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर ए में आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। एसडब्ल्यूएस जो लगता है वो 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी पे लगता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अपने आते हैं सेक्शन नंबर बी में। सेक्शन नंबर बी में सेक्शन नंबर बी में आपको 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट, 7 क्वेश्चंस में कोई भी 5 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, 5 इंटू 14 मार्क्स ईच। वो 14 मार्क्स में आपके 2 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 7 7 8 6 कैसा भी हो सकता है। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 2A में ये रेसिडेंशियल स्टेटस का सवाल था, इजी सवाल था। मिस्टर रूपांकर रॉय एंड इंडियन सिटीजन, मिस्टर रूपांकर रॉय एंड इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया for the purpose of employment in USA for the first time on 1st October 2023। ठीक है, 1st October 2023। He came back to India। वापस से कब आया? 30th March 24 को वो इंडिया वापस आ गया। ठीक है। एंड ही रिटर्न बैक टू यूएसए आफ्टर स्टेइंग 20 डेज इन इंडिया। और फिर वो वापस वो यूएस चला गया 20 डेज रहने के बाद। ड्यूरिंग द करंट ईयर ही अर्न द फॉलोइंग इनकम। सैलरी यूएस में कमाया एंड क्रेडिटेड इन यूएसए। इंटरेस्ट इंडिया में रिसीव किया आउट ऑफ एफडी इन बैंक 1,20,000। डिटरमाइन इज रेसिडेंशियल स्टेटस। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस एक चीज समझो कि ये कितना डेज इंडिया में स्टे किया है। ही लेफ्ट इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन यूएसए फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1st October। पहली बार इंडिया छोड़ा है, यानी 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर वो इंडिया में था। जिस दिन वो इंडिया छोड़ा उस दिन भी वो इंडिया में था। प्लस आप ध्यान दो, ही केम बैक टू इंडिया ऑन 30th March, यानी 30th March और 31st March, ये 2 दिन इंडिया में था। तो प्लस 2 डेज आपको और ऐड करना पड़ेगा। तो अभी तक ये कितना डेज इंडिया में इस साल रह चुका है ये देखिए आप। तो सर ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और एक 1 डे अक्टूबर और लास्ट का 2 डेज, तो 186 डेज ये इंडिया में रह चुका है। डेफिनेटली ये सारा सीमा पार कर चुका है। ये 182 डेज और मोर है, और क्योंकि ये 182 डेज मोर है ये रेसिडेंट है। बट हमें इसका पास्ट हिस्ट्री भी देखना पड़ेगा, विच इज वेरी गुड कि फर्स्ट टाइम ये इंडिया छोड़कर जा रहा है यूएस। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ही इज लिविंग इंडिया फॉर यूएस। देन इन दैट सिचुएशन
definitely his track record is good. Last 10 years he is at least 2 years resident and last 7 years में वो 730 days रहा है. तो he is ROR in India in the current year. अभी अगर ROR है तो इसका ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगा. 5 लाख जो इसने सैलरी इंडिया में कमाया और क्रेडिट यूएस में हुआ है वो भी टैक्सेबल हो जाएगा. इंटरेस्ट इंडिया में रिसीव किया आउट ऑफ एफडी इन इंडिया 1,20,000. तो टोटल क्या हो गया 6.2 लाख. टोटल क्या हो गया 6.2 लाख. इसका जो इंडिया में जो इनकम है वो टैक्सेबल हो जाएगा बीइंग अ ROR. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2B. मिस्टर आर सिंह इज द एम्प्लॉय ऑफ बीपीएल इंडिया लिमिटेड. ही फर्निश्ड the under noted particulars of his income for the previous year 23-24. compute his income from salary. आपको सैलरी इनकम पूछा है, ध्यान से. तो बेसिक सैलरी 60,000 पर मंथ है, आप इसको एनुअल निकाल देंगे 7,20,000. डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑलरेडी बोला है 20,000 पर मंथ, तो 20,000 इंटू 12 2,40,000. मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है विच इज 24,000 2,000 इंटू 12. अब ध्यान देना यहाँ पे फिर भी इन्होंने सेम किया है. इन्होंने बोला नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सा सैलरी है. मैं मान लिया कि ये बेसिक और डीए दोनों के ऊपर इसको कंट्रीब्यूशन दिया गया है प्रोविडेंट फंड का. ही एंड हिज एम्प्लॉयर, तो ही तो सर 80C में जाएगा, लेकिन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है गाइस, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे उसको 14% जो है सैलरी क्रेडिट किया जा रहा है उसके आरपीएफ अकाउंट में. तो 14% में हमें पता है 12% ऑफ सैलरी तक आपका एग्जेम्प्ट होता है. तो 14% ऑफ 9,60,000 हो गया. ठीक है, 14% ऑफ 9,60,000 हो गया. अब इसमें हमने 12% माइनस किया तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो आ रहा है आपका 19,200. ठीक है, तो अब 960 पे जो है 2% आपने लगाया तो 90,200 आपका जो है दिस इज योर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि टैक्सेबल होगा. इंटरेस्ट 11% क्रेडिट हुआ 12,100 रुपीज. तो हम एक्सेस अमाउंट टैक्सेबल कर देंगे 9.5%. हम पढ़ चुके हैं 9.5% आपका इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है. तो एक्सेस यानी 1.5% आपको ज्यादा मिला. तो एक्सेस जो आपको 1.5% ज्यादा मिला वो आप क्या करेंगे, वो आप टैक्सेबल कर देंगे. तो कैसे करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे. 12,100 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 1.5. तो यहां पर क्या हो जाएगा 1650 आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है. दिस विल बी योर डिफरेंशियल इंटरेस्ट इनकम जो कि टैक्सेबल होगा. हिज पर्सनल इलेक्ट्रिक बिल अमाउंटेड टू 20,000 आउट ऑफ व्हिच ही पेड 5,000 एंड बैलेंस वाज पेड बाय द एम्प्लॉयर. तो एम्प्लॉयर जितना पे किया दैट इज 15,000 वो उसका परक्विजिट माना जाएगा. He is provided with a small car with a driver both for. अब गाइस इसमें बताया नहीं है एम्प्लॉयर कुछ नहीं बोला है. तो मान लिए एम्प्लॉयर का ही गाड़ी, एम्प्लॉयर का ही एक्सपेंस, स्मॉल कार बोला है यानी 1800 वाला कार होगा, अप टू 1.6 सीसी होगा. तो 1800 ड्राइवर के साथ है तो प्लस 900 भी करना पड़ेगा. तो 1800 प्लस 900 इंटू 12 दिस गिव्स यू 32,400. ये हम टैक्सेबल कर दिए. ही टुक अ न्यू LIC लिया है. ध्यान रखना एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल प्रीमियम एग्जेम्प्ट होता है, बट LIC प्रीमियम जो है एम्प्लॉयर अगर पे कर रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा. प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर पे कर रहा है ये भी टैक्सेबल हो जाएगा, बट डोंट वरी उसको इसका डिडक्शन भी मिल जाएगा सेक्शन 16 में. देन इन दिस एडिशनल इसको सैलरी में डिडक्शन कितना मिलता है 50,000. सब कुछ लेके हमारा फाइनल आंसर ये आ रहा है. एक बार आप अपने सजेस्टेड आंसर के साथ टैली कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 3A में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3A क्या बोलेगा, हाउस प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी का अच्छा सवाल है. यहां पे लास्ट क्वेश्चन देखना, लिखा है इफ ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर द ऑप्शन गिवन अंडर 115 BAC 6. इफ ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर द ऑप्शन मतलब ऑप्ट आउट नहीं कर रहा है ये, यानी ये 115 BAC 1A में रहेगा, ये ऑप्ट आउट नहीं कर रहा. ही इज नॉट ऑप्टिंग आउट, ही इज going to continue under the default tax regime. क्यों लिखते he has not opted for the option given under section 115 BAC 6 that he will leave the option. वो नहीं ऐसा करेगा. तो अगर वो ऐसा नहीं करता है तो डेफिनेटली फिर उसके ऊपर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम वाले प्रोविजन लगेंगे. हाउस 1 में लेट आउट था, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. हाँ, लेकिन हाउस 2 में ध्यान रखना जहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन की बात आती है तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में अगर आप कंटिन्यूड रहते हो तो आपको इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगा अंडर 24B व्हेन इट कम्स टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट. लेट आउट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो लेट आउट में क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू 8 लाख, फेयर एंड 18 लाख, स्टैंडर्ड 15 लाख. तो 8 और 18 विच एवर इज हायर, 18 बट नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड 15 लाख. तो 15 लाख अपना हो गया एक्सपेक्टेड रेंट. एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना है 12 लाख, तो विच एवर इज हायर हो गया GAV 15 लाख. लेस म्युनिसिपल टैक्स आपने पे किया 1,20,000, तो 15 लाख माइनस 1,20,000 गिव्स यू 13,80,000. 1380 में आप स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देंगे, 30% आपको मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन इवन इफ यू ऑप्ट फॉर इफ यू आर अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम. इंटरेस्ट यहाँ पे लिया हुआ है कितना 75,000, टेकन दम क्लियरली फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन. तो डेफिनेटली फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. रिपेयर कुछ है भी नहीं.
तो इंटरेस्ट 75,000, तो आपका डिफरेंस अमाउंट आ रहा है 8,91,000। हाउस 2 में कुछ भी हो जाए सर, इस समय मतलब नहीं, एनुअल वैल्यू जीरो होता है, ठीक है, आप एनुअल वैल्यू जीरो क्लेम कर सकते हैं डेफिनेटली, और इसमें आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन कुछ नहीं मिलेगी। ही हैज नॉट ऑप्टेड, देखो ये थोड़ा सा अगेन, अगर ये बोलता है ऑप्टेड फॉर द ऑप्शन गिवन अंडर दिस, मतलब ये इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए एलिजिबल हो जाता, क्योंकि ये नॉट ऑप्टेड बोला है फॉर द ऑप्शन गिवन अंडर 115 BAC 6, यानी वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में है, जो है वो रहेगा। ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर द ऑप्शन, मतलब ये 115 BAC 6 में नहीं जा रहा है, ये कंटिन्यू करेगा डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में ही, ऑप्ट आउट ये नहीं करेगा सर। बी में आता है सर अपना अगेन डेप्रीसिएशन का सवाल। अगेन यहाँ पे लिखा है इफ ही हैज ऑप्टेड फॉर द ऑप्शन गिवन अंडर सेक्शन 115 BAC 6, मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि वो डिफॉल्ट से छोड़ के किस में चला जाएगा, ये ऑप्शनल टैक्स रेजिम में चला जाएगा, और ऑप्शनल टैक्स रेजिम में कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। राहुल इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग है, तो याद रखिएगा एडिशनल डेप्रीसिएशन भी मिलेगा, नॉर्मल डेप्रीसिएशन भी मिलेगा। एडिशनल इसीलिए मिलेगा क्योंकि ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं है, ये ऑप्शनल टैक्स रेजिम में है। इफ ही हैज ऑप्टेड फॉर द ऑप्शन गिवन अंडर 115 BAC 6, मतलब ये ऑप्ट आउट कर लेगा सर। ओपनिंग WDV 10 लाख है, न्यू मशीनरी 180 और मोर है, ठीक है। न्यू मशीन परचेज 1 जनवरी लेस देन 180 है, मशीनरी सोल्ड ऑन 15 जनवरी जो है 1 लाख, तो सर 10 लाख प्लस 10 लाख प्लस 4 लाख माइनस 1 लाख, तो क्लोजिंग WDV क्या हो गया मेरा 23 लाख। अब 23 लाख में अपने को ये सेग्रीगेट करना है कि नॉर्मल हाफ रेट किस पे लग रहा है, 4 लाख पे लग रहा है। 4 लाख पे कितना, 15% का हाफ, दैट इज 7.5%, दैट इज 30,000, दैट इज हाउ मच 30,000। फिर बैलेंस जो है 4 लाख के बाद 19 लाख के ऊपर आपके ऊपर फुल रेट लगेगा, दैट इज 15%, दैट इज 2,85,000। टोटल डेप्रीसिएशन हो गया नॉर्मल 3,15,000। अब आपको क्या लगाना है, एडिशनल डेप्रीसिएशन लगाना है। एडिशनल डेप्रीसिएशन हमेशा एक्चुअल कॉस्ट पे लगता है, दैट इज अगर आप 10 लाख का बात करेंगे तो 10 लाख के ऊपर 20%, और अगर आप लेस देन 180 यूज करें तो 4 लाख के ऊपर 10%। तो इसको मिला के टोटल एडिशनल डेप्रीसिएशन आ जाएगा 240, और टोटल डेप्रीसिएशन आ जाएगा 5,55,000। तो ये था अपना टोटल डेप्रीसिएशन। क्वेश्चन 4A में आते हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 मिस्टर मधुसूदन सोल्ड द फॉलोइंग कैपिटल एसेट्स, ठीक है। इसमें ये सारा कैपिटल एसेट्स है, सेल प्रोसीड दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 141। ये क्यों दिया हुआ है, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग में अपने पढ़े थे कि कॉस्ट एंड एक्विजिशन कैन नॉट एक्सीड द, बेसिकली जब आप लैंड और बिल्डिंग सेल कर रहे हो और आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और प्रॉपर्टी 141 के पहले एक्वायर की हुई है, तो फिर आपको एफएमवी एज ऑन 141 देखना पड़ता है। पर यहाँ पे कभी भी प्रॉपर्टी 141 में, तो ये मेरे लिए बेटा कहीं काम का ही नहीं आएगा। एक बार अपने देख लेते हैं। सबसे पहले आप बिल्डिंग से स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग में अपना सेल प्रोसीजर 25 लाख 11,900, उसके ऊपर हमने क्या किया, 9 लाख इंडेक्सेशन दिया। 9 लाख इंटू कितना, 89 का, 89 का इंडेक्सेशन फैक्टर क्या है 137, तो 9 लाख इंटू 348 करंट ईयर का इंडेक्सेशन है, डिवाइड बाय 137, तो आपका आ गया 22 लाख 86,131। मैं पहले ही सॉल्व करके रखा हूं सो दैट मेरा टाइम बचे। 22 लाख 50, फिर आपका 2,25,769 जो है ये आपका फाइनल कैपिटल गेन का अमाउंट है ऑन बिल्डिंग। अब अपने आते हैं गोल्ड में। गोल्ड में क्या है, 18,22 है, बट गोल्ड में आपका लॉस आएगा क्योंकि गोल्ड का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है 8,42,400, और गोल्ड आपने खरीदा था अगस्त 5 में। उसके हिसाब से अगर आप गोल्ड का इंडेक्सेशन निकालते हो तो गोल्ड का इंडेक्सेशन आपका जो निकलेगा वो 8,42,400, ठीक है। क्या आता है 8,42,400 इंटू कितना, इंटू 348, इंटू कितना, इंटू 348, तो इंटू 348 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपका 56 का फैक्टर क्या है, 56 का फैक्टर, जस्ट गिव मी मिनट, 117 आपका फैक्टर है। तो 842,400 मैं बस चेक कर लेता हूँ, इंटू 348 डिवाइडेड बाई 117, तो दिस इज कमिंग टू अप्रॉक्स सेम आ रहा है 25,05,600, जो कि लॉस का फिगर है। तो लॉस है 6,83,600 ऑन गोल्ड। डिबेंचर्स में अपने को इंडेक्सेशन नहीं मिलता, वी नो दिस। तो जब आप डिबेंचर सेल करोगे तो सेल प्रोसीड 648, सो सीधा जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो माइनस कर देना, आपको डिफरेंशियल जो आएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पता चल जाएगा। तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या हो गया 225,769, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 4,63,000, और ये आपका लॉस हो गया। लॉस को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप लॉन्ग टर्म कैप गेन के साथ सेट ऑफ कर सकते हो, और जो आपका रिजल्टेंट अमाउंट आएगा वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये फाइनली आपका जो लॉन्ग टर्म कैप गेन आएगा ये अप्रोक्सीमेटली 5169 आएगा सर, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर
23-24 रत्नाम रिसीव्ड द फॉलोइंग, रत्नाम रिसीव्ड द फॉलोइंग, क्या क्या रिसीव हुआ है? डिविडेंड फ्रॉम Sun Pharma Limited 11 lakh. He has invested in the shares by taking loan. During this year, he is eligible to pay interest. He is liable to pay interest of 3 lakh. तो सर आईएफओएस में अपने पढ़े थे डिविडेंड इनकम के अगेंस्ट में द ओनली डिडक्शन यू कैन क्लेम इज इंटरेस्ट, और कोई डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो डिविडेंड इनकम हमारा 11 लाख रुपीस का है, उसके अगेंस्ट हमने क्या किया? इंटरेस्ट जो है, अब मैक्सिमम 20% से ज्यादा आप डिविडेंड इनकम का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। तो 11 लाख का जो है हमारा 20% कितना आ रहा है? दैट इज 220, और ये 3 लाख है, तो आप उससे ज्यादा क्लेम ही नहीं कर सकते। तो 11 लाख में से आप 2.2 लाख माइनस करेंगे, आपका 8,80,000 अमाउंट आ जाएगा। फैमिली पेंशन में भी हमने पढ़ा था 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर। 14,000 पर मंथ आपको फैमिली पेंशन मिला है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 14,000 इंटू 12 1,62, और इसका मैक्सिमम आपको डिडक्शन कितना मिल सकता है? 15,000 का मिल सकता है, जो कि आप यहाँ पे टैक्सेबल कर दिए। रेंट रिसीट फ्रॉम सबलेटिंग हाउस, ये भी आईएफओएस का है, क्योंकि आप सबलेट कर रहे हो, आप ओनर नहीं हो, तो आप एचपी में नहीं जाओगे, आईएफओएस में जाओगे। और इसके लिए आपको जो रेंट देना पड़ा वो है 20,000, अदर एक्सपेंसेस जो देना पड़ा वो था 7,500। टोटल एक्सपेंस कितना लगा? 27,500, जो कि आप 35,000 से माइनस करके आपका जो नेट आंसर है वो 7,500 आप निकाल लोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, लॉटरी इनकम रिसीव्ड। रिसीव्ड बोल दिया, हम मान के चलेंगे यहाँ पे नेट ऑफ टीडीएस है, तो 35,000 में से 70% आपको ये मिला है, तो ग्रॉस इनकम आपका 50,000 होगा, और ग्रॉस इनकम ही आपको क्या करना है? टैक्सेबल करना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपने सब कुछ जोड़ा आईएफओएस में, तो आपको ये फाइनल आंसर आपको पता चल गया सर। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। पार्ट बी में आते हैं। अगेन यहाँ पे लिखा है शी हैज ऑप्टेड फॉर द ऑप्शन अंडर 115 BAC 6, मतलब ये ऑप्ट आउट कर चुकी है, अब ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं है, ऑप्शनल टैक्स रेजिम में है। तो गाइज ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, अच्छा था। 80G जिसको नहीं आता है वो अच्छे से ये नहीं कर पाता। क्या था? हेमा एजेड 38 सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, आपको टोटल इनकम बताना है। ठीक है, तो एचपी, पीजीबीपी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इंटरेस्ट ऑन एफडी, इसके अगेंस्ट में आप कर सकते हो। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन एफडी है, एज देख लेना, टीटीबी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैप गेन ठीक है, पीजीबीपी ठीक है, एचपी ठीक है, इसके अगेंस्ट में कोई डिडक्शन एज सच अलग से मिलता नहीं है। ओके, अच्छा, इसमें एक चीज हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैप गेन के अगेंस्ट में हमें कभी भी चैप्टर 6 से मिलता नहीं है। तो ध्यान देना, आपकी जो टोटल डिडक्शन है ना, वो 50,400 प्लस 72,600 प्लस 18,000, आपकी टोटल डिडक्शन बेटा 141 से ज्यादा नहीं हो सकती। बस इतना आपको ध्यान देना है कि मैक्सिमम डिडक्शन आप जो भी क्लेम करेंगे इसी इनकम के अगेंस्ट में क्लेम कर सकते हैं, आप कैपिटल गेन के अगेंस्ट में क्लेम नहीं कर सकते। बट मुझे नहीं लग रहा है देख के कि आपका इससे ज्यादा क्रॉस होने वाला भी है। अब आप देखो डोनेशंस का क्या क्या अमाउंट दिया हुआ है। अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल एमिनेंस, ये 100% विदाउट लिमिट में, इसमें कोई एनएल लिख रहा हूं मैं, नो लिमिट। प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड इन काइंड, काइंड का कोई भी डोनेशन आपको अलाउ नहीं किया जाता। आप कोई भी डोनेशन काइंड में देंगे उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ये भी आपको 100% मिलेगा, कोई लिमिट नहीं है इसमें। प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड, इसमें 50% मिलेगा, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। अप्रूव चैरिटेबल में आपको 50% मिलेगा, इसमें लिमिट है। पॉलिटिकल पार्टी तो अपने पढ़े थे, अगर ये इंडिविजुअल है, मिस हेमा है, तो उसको 80 जीजीसी में मिलेगा, जीजीबी कंपनी के लिए। पेमेंट ऑफ मेडिक्लेम ऑन हिज ओन हेल्ड टू जनरल इंश्योरेंस कंपनी बाय चेक, ये आपको सेक्शन 80D में मिल जाएगा। इसका एज देख लो, एज 32 है, 25,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा सर इनको। ठीक है ना, तो यहां पर 31,600 25 हो जाएगा, या पहले देंगे, क्योंकि 80G अगर है तो 80G के अलावा जितने भी डिडक्शंस है आपको वो पहले देने पड़ेंगे। क्यों? यहाँ पे लिमिट आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना पड़ेगा, और एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए आपके पास सारे डिडक्शंस कैलकुलेटेड होने चाहिए। 80D आपने निकाल लिया 25,000, 80 जीजीसी आप कितना निकाले? जीजीसी आपका कितना है? 10,000 है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब मुझे बताओ 162,840 में से हमने क्या किया पहले तो। अच्छा, इसमें और एक चीज है, एक और एक चीज है बेटा, ध्यान रखना, ध्यान रखना। एक बार 80G का कैलकुलेशन शायद हमें फिर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है। आइए एक बार मैं देख लेता हूं फिर से, इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है। एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए हमें जब चाहिए होगा, ठीक है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। सबसे पहले आप देखो, जब हम 80G का इनकम एडजस्टेड टोटल इनकम निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 162,840 में से हमें पता है कि इसमें कैपिटल गेन है 21,840, ये हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अगेंस्ट में आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। फिर जो डिडक्शन आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके
80D में और 80GGC में कितना है 25 and 10 35,000, ठीक है, ये आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके। तो 162,840 में से हम 21,840 माइनस करेंगे, उसके बाद हम 35,000 भी माइनस करेंगे, तो हमारा एडजस्टेड टोटल इनकम आ रहा है 1,06,000। तो इसका 10% जो होता है वही सीलिंग लिमिट होता है, दैट इज 10,600। यही आपका सीलिंग लिमिट माना जाता है। अब आते हैं, ये पार्ट था अपना डायरेक्ट टैक्स का। नाउ लेट्स कम टू द आईडीटी पार्ट। आईडीटी पार्ट में क्वेश्चन 6 पूरा थ्योरी था। स्टेट 7 बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, आप बहुत सारे बेनिफिट्स बता सकते हो, वन नेशन वन टैक्स, इंक्रीज द रेवेन्यू, एन्यूमरेट द प्रोविजन रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शनिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल। ये एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करके जाना कि जीएसटी काउंसिल कैसे फंक्शनिंग करता है, एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 7A में आते हैं। Lama of Manipur provides you the following information for the preceding financial year. You are required to calculate the aggregate turnover for the purpose of eligibility of compensation scheme and determine whether it is eligible for compensation scheme or not. तो लास्ट ईयर 75 लाख से कम होना चाहिए क्योंकि मणिपुर में लिमिट 75 लाख की है। तो लास्ट ईयर का टर्नओवर का डिटेल्स दिया। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज आउट ऑफ अबव 10 लाख वाज इन कोर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। ध्यान रखना, लास्ट ईयर वो कुछ भी कर सकता है, लास्ट ईयर का टर्नओवर निकालने बोला है। लास्ट ईयर 75 लाख से कवर होगा, इंक्लूड होगा। Value of exempt supply which includes 30 lakhs received as interest on loans and advances। तो guys ये इंक्लूड नहीं होगा। इंटरेस्ट इनकम के लिए हमने पढ़ा था कि एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं माना जाएगा कंपोजिशन स्कीम के लिए, ठीक है। तो ये आप 70 माइनस 30 कर देंगे, 40 मानेंगे। इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच लायबल टू पे टैक्स अंडर, ये इंक्लूड नहीं होगा। एक्सपोर्ट आप इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या आ गया, 75 आ गया, 75 आ गया, प्लस 40 आ गया और 7 आ गया, ठीक है। तो 122 आ गया। एग्रीगेट टर्नओवर आपका आंसर है, लास्ट ईयर जो था उसका माना जाएगा वो है 122 lakhs का, एंड द लिमिट इज 75 lakhs in case of Manipur, so he is not eligible to opt for composition scheme in the current year. He is not eligible to opt for composition scheme in the current year. सर लास्ट ईयर इसका 10 लाख इंटरेस्ट रेट था, उससे फर्क नहीं पड़ता, आउटवर्ड सप्लाई एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होता है, खाली इंटरेस्ट इनकम कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए बॉयकॉट किया गया है। B. RAS Limited provides you the following particulars relating to goods sold by to Khan Limited. ये सारा है लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स एंड डिस्काउंट, ये 15(1) में ऐड हो जाएगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू, टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी इन द सेल ऑफ द गुड्स, ये आपका 15(2)A में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 2 लाख। CGST SGST चार्जेबल ऑन द गुड्स, ये इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। पैकिंग चार्जेस जो प्राइस में इंक्लूड नहीं हुआ है, ये आपके 15(2)C में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 20,000। रास लिमिटेड रिसीव्ड 80,000 एज अ सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ। ध्यान से, आपको कंपनी ने सब्सिडी लिया एनजीओ से, जो इंक्लूड नहीं होना चाहिए, आई मीन तो से ये इंक्लूड होना चाहिए क्योंकि एनजीओ से मिला है। तो ये प्राइस जो 20 लाख का है ना, दिस इज आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी। ओ यानी सब्सिडी कॉस्ट को लोअर कर दिया, प्राइस को लोअर कर दिया, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो सब्सिडी क्या करेंगे आप, 80,000 से ऐड कर देंगे क्योंकि इंक्लूड होना चाहिए। RAS offers 2% discount on the list price of the goods which is recorded in the invoice for the goods। तो 2% क्या होगा, 20 लाख के ऊपर होगा, तो 20 लाख के ऊपर 2% अपना 40,000 हो गया, नेट करके अपना 22,60,000 जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एग्जामिशंस का सवाल था, आउटपुट इनपुट टैक्स सब था इसमें। VMA associates a registered taxable person a regular scheme provides the following information during the month of April। इंटरस्टेट सप्लाई हुआ है तो इस पे देख लो जीएसटी रेट क्या है। रेट ऑफ जीएसटी आपको दिया हुआ है 18%, CGST SGST 99, ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूसिव टैक्सेस, कंडीशन से सब ठीक है। जीएसटी पेबल इन कैश अल्टीमेटली आपसे पूछा है, ठीक है। तो इंटरस्टेट सप्लाई, पहले आउटपुट टैक्स निकाल लो, आईटीसी निकाल लो, दो अलग अलग निकाल लो। पहले आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी का कॉलम बना लो। 2 लाख है, 2 लाख इंटरस्टेट है तो 2 लाख इंटू 18% आईजीएसटी में लिख दो, 36,000। अच्छा, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ 1000 पैकेट्स ऑफ डिटर्जेंट एट 400 ईच अलॉन्ग विद प्लास्टिक बकेट वर्थ बोला है, इसको इसमें लगा मत देना प्लीज है। वर्थ मतलब इतना वैल्यू है, उसका चार्ज नहीं हुआ, चार्ज तो सिंगल प्राइस हुआ है। विथ ईच पैकेट रेट ऑफ डिटर्जेंट इज 18, तो ये मिक्स सप्लाई हो गया, आपको नोट देना पड़ेगा, इट्स अ मिक्स सप्लाई एज पर सेक्शन 8 एंड द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स विल बी टेकन, दैट इज 28%। तो 1000 पैकेट्स आपने डिटर्जेंट लिया इंटू 400 ईच, इसका इंटू 28% आपका 1,12,000 हो गया। तो CGST 9%, SGST 9%, क्योंकि ये क्या है, इंट्रास्टेट सप्लाई है, तो 56 और 56 आपका CGST SGST में चला जाएगा। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल, सोचते दिमाग में एक एग्जाम्पशन आया था, बट वो उन्हीं के लिए जो कि एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं
बेसिकली अंडर अ कोर्स रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, जैसे सीए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट। तो ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर को ये दिया गया है, तो सर ये तो फुल्ली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ये इंट्रा स्टेट है। तो 1 लाख का 9% सीजीएसटी, 1 लाख का 9% एसजीएसटी, तो ये टोटल आउटपुट टैक्स आ गया आईजीएसटी 36,000, सीजीएसटी 65 एंड एसजीएसटी 65। अब अपने बात करते हैं रिसीव्ड इनवर्ट सप्लाईज का, कि हम क्या कर रहे हैं, अब इनवर्ट सप्लाई रिसीव कर रहे हैं। तो अगर हम इनवर्ट सप्लाई रिसीव कर रहे हैं तो देखो ये दो मेन आपने रिसीव किया, इंटरस्टेट सप्लाई आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ ₹40,000 इज मिसिंग एंड नो अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल। तो 1,40,000 में हम 40 माइनस कर देंगे और 1,00,000 रुपीज क्या करेंगे, वर्थ निकाल लेंगे। तो 1,00,000 रुपीज का आपका जो है क्रेडिट आपको मिलेगा, इंटरस्टेट सप्लाई है तो 18%, तो 1,00,000 आप आईजीएसटी का 18%। अच्छा, इसमें एक और चीज है, ये ओपनिंग बैलेंसेस भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप पहले सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे आईटीसी निकालते समय 80 10 10, और फिर आप करंट मंथ का आईटीसी जो है यहाँ पे ऐड करेंगे। तो आपने क्या किया, 140 माइनस 40, बिकॉज 40,000 का इनवॉइस नहीं, एज पर 16(2) यू आर नॉट अलाउड टू क्लेम आईटीसी, ओनली फॉर 1,00,000 यू आर अलाउड टू क्लेम आईटीसी। तो 1,00,000 के ऊपर क्या, 18%, तो 1,00,000 के ऊपर 18%, 18,000 आपने क्रेडिट ले लिया। रिपेयरिंग ऑफ बस विद सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 20 पैसेंजर्स, तो आपने बस रिपेयरिंग सर्विसेज ली 20 पैसेंजर्स, तो बस है मोटर व्हीकल अप टू 13 सीटिंग कैपेसिटी ब्लॉक्ड होता है, इसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा बिकॉज इट्स अ इंटरस्टेट सप्लाई, सीजीएसटी एसजीएसटी 99%, तो 9,000 का और आप क्रेडिट ले सकते हैं। तो 19 आपका सीजीएसटी एसजीएसटी में क्रेडिट आ गया और टोटल 98,000 आपका क्रेडिट आ गया आईजीएसटी में। अब अपने सेट ऑफ करते हैं। सेट ऑफ में अपने सबसे पहले रूल पढ़े, इनपुट आई हैज टू बी नॉक्ड ऑफ फर्स्ट। तो सर इनपुट आई में आपके पास एक्यूमुलेटेड बैलेंस कितना है, 98, तो 98 में हमने सबसे पहले इनपुट आई को इनपुट आई के साथ यूज किया और फिर हमने क्या किया, सेम ऑर्डर सेम प्रोपोर्शन में सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रीजन ये था कि दोनों में मेरे पास क्रेडिट सेम है और दोनों में मेरा लायबिलिटी भी सेम है, तो लेट्स डू इट इक्वली प्रोपोर्शन में। तो सर आप देखो 98 क्रेडिट मेरे पास था और मैंने यहाँ पे यूज 36 ही किया, तो 36 में से मेरे पास 62 बचा, मैंने उसको 31 इक्वल 1:1 रेशियो में डिवाइड कर दिया। इसके बाद आप देखो मेरे पास एग्जिस्टिंग सी और एस का क्रेडिट बचा, तो मैंने 19 या यूज कर लिया। उसके बाद आपका सीजीएसटी एसजीएसटी 15,000 ईच जो है वो पेबल आ जाएगा सर, ठीक है। आई नो आई एम बिट फास्ट, बट इतने इजी क्वेश्चन है कि सर क्या करूं, फास्ट नहीं जाएंगे तो और इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन में आपको टाइम जो है आप ज्यादा से ज्यादा ले लेंगे, तो इजी क्वेश्चन में जो है अपने को टाइम के हिसाब से वैसे ही कंप्लीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपने लास्ट पार्ट में आता है, ये है कस्टम्स का 7 नंबर का क्वेश्चन आया था, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। प्राइवेट लिमिटेड, एमएस प्राइवेट लिमिटेड इंपोर्टेड अ फोटोग्राफी प्रिंटर बाय एयर, ध्यान से सुनना, बाय एयर से है तो यहाँ पे 20% का लिमिट है फ्रेट में, सीआईएफ वैल्यू दे दिया है, एयर फ्रेट दे दिया, तो यहाँ पे आपको बैक कैलकुलेशन करके एफओबी निकालना पड़ेगा क्योंकि इंश्योरेंस भी दे दिया है। रेट ऑफ एक्सचेंज नोटिफाइड बाय सीबीआईसी लेना है, बैंक रेट नहीं लेना है, बीसीडी 10%, आईजीएसटी 18% और एसडब्ल्यूएस तो बाय डिफॉल्ट 10% चार्ज करना ही पड़ेगा आपको ऑन बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो देखो पहले हमने एफओबी निकाला 4500 प्लस 1250, ठीक है, 1250 हो गया आपका एयर फ्रेट और इंश्योरेंस, तो आपका ये हो गया 3250। इसके ऊपर हमने अब एयर फ्रेट ऐड किया मैक्सिमम 20%, तो इसका मैक्सिमम 20% आता है 650, तो 3250 को हमने मैक्सिमम 20% लिया, दैट इज 650 और एक्चुअल था 1000, तो विचएवर इज लोअर। इंश्योरेंस वैसे ही ऐड कर दिया 250, सीआईएफ कितना आ गया 4150। अब इसको हमने इंटू रुपीज कन्वर्ट कर लिया 64.5 के हिसाब से, तो दिस इज 2,67,675। इसके बाद हमने बीसीडी 10% और उसके ऊपर 10% अलग से चार्ज किया एसडब्ल्यूएस, तो 11% हो गया, तो बीसीडी हमने 11% ऐड कर दिया 29,444, इससे अपने को मिल गया 2,97,119, ये आपका वैल्यू आ गया जिसपे आप आईजीएसटी चार्ज करेंगे, 2,97,119। अब इस 2,97,119 के ऊपर आप आईजीएसटी 18% चार्ज किया 53,481, इसके ऊपर आपका टोटल आ गया 350,600, इसके ऊपर आपका टोटल क्या आ गया 350,600, ठीक है। अब ये 350,600 जो है ये आपका टोटल वैल्यू आ गया। अब आप इसका डिफरेंस निकाल लो, 350,600 माइनस सीआईएफ, ये आपको डिफरेंशियल क्या दे देगा, कस्टम ड्यूटी दे देगा, दैट इज 82,925, ठीक है। सो दिस वाज द एंटायर पेपर। आई नो पेपर का स्टैंडर्ड इतना भी इजी नहीं आएगा, बट ठीक है, जून 24 का एक बार जो इंस्टीट्यूट ने निकाला, एक बार हमने प्रैक्टिस कर लिया, सॉल्व कर लिया, एंड आपको भी गाइस इसी तरीके से अपना जो प्रिपरेशन है सॉलिड रखना पड़ेगा, और भी बहुत सारे सेशंस आएंगे। इनफैक्ट आप लोग प्लीज याद रखिएगा कि हमारा जो मैराथन है वो आप लोग के लिए आने वाला है
और ये जो मैराथन हम लोग लेंगे वो आप लोग के लिए स्पेसिफिकली जो आ रहा है ये 20th अप्रैल को आ रहा है, तो भूलिएगा मत 20th अप्रैल को मैराथन आ रहा है। और ये मैराथन आपको पक्का से अटेंड करना है। ये आईडीटी का मैराथन है, इंटर फाइनल दोनों के लिए, कॉमन टॉपिक्स, इफेक्टिव मैराथन, टारगेट 60+। ओके, मिलते हैं आप लोग से बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन। हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।